इस भाग में हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के डायग्राम को ड्रॉ करके देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों कोशिकाओं के चित्र को बनाकर देखेंगे और इनके जो प्रमुख भाग है या इनमें जो विशेष प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग है उनको भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका की आकृति कोशिका भित्ति के कारण फिक्स होती है। तो ये हम कोशिका झिल्ली बना लेते हैं। ये एक पादप की कोशिका झिल्ली है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली या इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर जेली के समान अर्ध ठोस पदार्थ भरा रहता है जिसको अपन कहते हैं कोशिका द्रव्य। ये इसका कोशिका द्रव्य या इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसके बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा कोशिकांग जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। ये इस पादप कोशिका का 90% भाग घेरे हुए रखता है। रिक्तिका के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है उसको कोशिका द्रव्य न कहकर इसको हम कहते हैं कोशिका रस। कोशिका रस कहेंगे। ये देखिए एक झिल्ली से घिरी हुई है रिक्तिका, इस झिल्ली को कहेंगे टोनोप्लास्ट। तो ये सारी इस रिक्तिका के भाग है। रिक्तिका एक बड़ी रिक्तिका के कारण केंद्रक है वो परिधि की तरफ चला जाता है, जैसे अपन को बताया था। ये केंद्रक है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। इसके अंदर गुणसूत्र वो क्रोमेटिन जाल के रूप में होते हैं। गहरी संरचना केंद्रिका पाई जाती है। तो ये है हमारा केंद्रक। केंद्रक से सटा हुआ एक जाल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं अंतःप्रदेवी जालिका। अंतःप्रदेवी जालिका ये है अंतःप्रदेवी जालिका। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ अंतःप्रदेवी जालिकाएँ ऐसी होती है जिनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं और कुछ की सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो जिनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं उनको तो हम कहते हैं रफ ER, और जिनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं उनको कहते हैं स्मूथ या चिकनी अंतःप्रदेवी जालिकाएँ। खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिकाएँ और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिकाएँ। इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं। इसके अलावा ये केंद्रक हो ही गया। इसके अलावा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण एक कोशिका पाया जाता है पादप कोशिका में, जिसको कहते हैं अपन हरित लवक, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाला प्रमुख कोशिकांग है। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पादप कोशिका है उसकी निश्चित आकृति बनी रहती है। कारण क्या है, इसके चारों ओर निर्जीव आवरण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। इसको कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। ये एक निर्जीव आवरण है, जबकि हमारी कोशिका झिल्ली कैसी है, एक सजीव आवरण है। ये सजीव आवरण है। कोशिका के अंदर जो अर्ध तरल या जलीय समान पदार्थ उसको कोशिका द्रव्य हमने कह दिया। कोशिका द्रव्य में केंद्रक है, रिक्तिका है। इसके अलावा ऊर्जाग्रह, कोशिका के ऊर्जाग्रह कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा इसके अंदर वो सबसे छोटे जो कोशिकांग रहते हैं उनको कहते हैं राइबोसोम। ये इस कोशिका द्रव्य में भी पड़े रहते हैं और अंतःप्रदेवी जालिका के ऊपर भी लगे हुए रहते हैं। इसके अलावा इसमें लाइसोसोम जैसी संरचनाएं, जिसको हमने क्या कहा था, स्फीरोसोम्स पाए जाते हैं पौधों के अंदर। प्लांट कोशिका के अंदर स्फीरोसोम भी आपको पाए जाएंगे। इसमें तारकाय होगा नहीं,
क्योंकि तारकाई की जगह तर्कतंतु बनाने के लिए सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाएगी। सूक्ष्म नलिकाएं इसके अंदर पाई जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर होगा ग्लाइओक्सिसोम। ये जो आपको संरचना दिख रही है इसका ग्लाइओक्सिसोम, जिसको अपन ग्लाइओक्सिसोम कहते हैं, ये इसके अंदर पाया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो कोशिका भित्ति है, ये जो चारों ओर की इसकी कोशिका भित्ति है, इसमें जगह जगह से इस प्रकार के छिद्र पाए जाएंगे, गर्तें पाई जाएगी। इनको हम कहेंगे, ये जो संरचनाएं इनको कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, जिनसे दो कोशिकाएं आपस में संपर्क में रहेगी। इसके अलावा इसके अंदर विशेष पैलिनुमा संरचनाएं जो एक ढीले रूप में व्यवस्थित रहते हैं, इनको बोलेंगे अपन डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम एक तरह के गोलजीकाई होते हैं, गोलजीकाई। ये डिक्टियो पादपों के गोलजीकाई डिक्टियोसोम कहलाते हैं। तो इसमें रिक्तिका हो गई, केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोलजीकाई हो गया, राइबोसोम्स हो गए, स्पिरोसोम हो गए, सूक्ष्म नलिकाएं हो गई, हरितलवक हो गया, ग्लाइओक्सिसोम हो गए, और चारों तरफ से घिरी हुई कोशिका भित्ति हो गई, और अंदर जो जीवित सीमा है ये कोशिका झिल्ली हो गई। तो ये तमाम प्रकार की जो मुख्य इसकी रचनाएं हैं वो पादप कोशिका की ये मुख्य रूप से रचनाएं होती है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट अपन एक जंतु कोशिका भी बनाकर देख लेते हैं। जैसे ये एक जंतु कोशिका है। इस जंतु कोशिका की अनियमित आकृति होती है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो ये आकृति बदल भी सकती है, लेकिन मुख्यतः ये जैसे गोलाकार स्थिति में पाई जाती है। इसके बीचों बीच केंद्रक होगा, केंद्रक दो झिल्लियों से घिरा हुआ रहेगा। इसमें गुणसूत्र वो एक जाल के रूप में रहेंगे, क्रोमेटिन जाल के रूप में। इसमें केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य रहेगा। केंद्रक द्रव्य सेम इसमें भी केंद्रक द्रव्य, प्लांट कोशिका के अंदर भी केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। इसी में ये बीच में केंद्रक है, रिक्तिका होती नहीं है, कुछ में होती है तो वो बहुत छोटी छोटी होती है। इसमें भी इसी तरह से इस बाह्य जो केंद्रक झिल्ली है उसे सटे हुई अंतःप्रदेवी जालिका पाई जाती है। ये होती है अंतःप्रदेवी जालिका। ये भी दो तरह की होती है, या तो SRER होती है या SER होती है। RER पर राइबोसोम लगे होता है, SER पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ये होता है केंद्रक। सबसे बाहरी जीवित सीमा जिसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी जो आवरण है, बाउंड्री है, जीवित बाउंड्री, उसको अपन कोशिका झिल्ली करें। इसके अंदर भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। इसके अंदर पैलिनुमा संरचना जो टाइटली पैक है वो है गोलजीकाय। गोलजीकाय पादपों में हमने इसको कहा था डिक्टियोसोम। ये इसके अंदर उत्कृष्टि लिए हुए है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा इसमें ये जो पाचक एंजाइम भरे रहते हैं, जलपटनकारी एंजाइम भरे रहते हैं, लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, लाइसोम। इसके अलावा कोशिका विभाजन के लिए अति महत्वपूर्ण कोशिकांग तारकाई भी इसमें पाया जाता है। पौधों में तारकाई होता नहीं है, डिफरेंस है ये। इसके अलावा इसमें सूक्ष्म नलिकाएं हैं, वो भी पाई जाएगी। सूक्ष्म नलिकाएं होती है, कई तरह के सूक्ष्म तंतु भी पाए जाते हैं, माइक्रोफाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कोशिका झिल्ली की बात करें तो अपने अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए जो ये कोशिका झिल्ली है ये अंगुलियों जैसी उभार धारण कर लेती है। इनको कहते हैं अपन सूक्ष्मांकुर कहते हैं, जो ये इसके अवशोषण की सतह को बढ़ाते हैं। तो ये कुछ इसके बड़े कोशिकांग हैं जिनको हमने इसमें बना कर देखा है। केंद्र हो गया, अंतःप्रदेश जालिका हो गई, गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, लाइसोसोम हो गए। केंद्र के अंदर ये देखिए, केंद्र के अंदर क्या क्या होता है। केंद्र के अंदर केंद्रक झिल्ली होती है, चारों ओर से घिरा हुआ होता है केंद्रक झिल्ली से। केंद्रक झिल्ली के अंदर है वो केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य के अंदर एक गहरी संरचना केंद्रिका है, और गुणसूत्र है वो क्रोमेटिन
जाल के रूप में पाए जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे केंद्र के भाग होते हैं। इसके अलावा इसमें भी सबसे छोटे अंग राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम, ये राइबोसोम कौन से प्रकार के हैं? 80S प्रकार के। उसी तरह से पादपों में भी राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। लेकिन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम, उसी तरह से इसमें भी 70S राइबोसोम। पादपों के हरितलवक में भी 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये हमारी थी, ये तो है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। तो दोनों के आप चित्र देख सकते हो। ये हमारी पादप कोशिका है और ये है हमारी जंतु कोशिका। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक जंतु कोशिका, पादप कोशिका में से कोई सी भी कोशिका ले लेते हैं और उसके जो प्रमुख घटक है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि एक कोशिका के मुख्य रूप से कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं और किस तरह से ये बनी होती है। तो अपन जैसे एक पादप कोशिका ले लें, प्लांट सेल ले लें एक, तो प्लांट सेल में जैसे ये प्लांट सेल आपको बताती है ये इसका कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली बाहर गिर रहती है कोशिका भित्ति से। इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य है, ये केंद्रक पाया जा रहा है। बाकी के बहुत सारे इसमें कोशिकांग और आयन से वो इसके अंदर घुले हुए रहते हैं। तो पादप कोशिका को देखें तो इसके सबसे बाहर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, तो मुख्य रूप से अपन पादप कोशिका को दो भागों में बांट सकते हैं सीधे ही। इसकी सबसे बाहर की परत आवरण है कोशिका भित्ति। अगर इस कोशिका भित्ति को हटा दें तो ये अंदर जीवित सीमा लिए हुए ये कोशिका झिल्ली और इसके अंदर जो भी तमाम प्रकार के कोशिकांग और पदार्थ भरा हुआ है वो बच जाता है। तो इसको हम कोशिका भित्ति को हटा देने के पश्चात जो संरचना बचती है उसको हम कहते हैं जीव द्रव्यक। ये इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, इस तरह से इसको अपन जो अंदर कोशिका भित्ति हटाने के पश्चात जो संरचनाएं बच गई उसको हम कहेंगे जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट। यानी प्रोटोप्लास्ट किसे कह सकते हैं? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिका को ही जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब थोड़ा सा अंदर चलें तो इस प्रोटोप्लास्ट को देख लें। ये जो अंदर भरा हुआ है तो प्रोटोप्लास्ट एक तो इस जीवित सीमा से गिरा हुआ है, तो इसको तो हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी इसको कहते हैं। तो ये तो हो गई इस कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली को अपन कोशिका झिल्ली, ये तो अगर इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो तमाम प्रकार के कोशिकांग तो ये और जो झिल्ली के समान जो पदार्थ भरा हुआ है अर्ध तरल, इस संपूर्ण मैटर को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये इसको हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। तो ये पूरा जीव द्रव्य हो गया। जीव द्रव्य को चारों ओर से घेरे हुए है कोशिका झिल्ली। अब यदि हम इस जीव द्रव्य के अंदर चलें तो जीव द्रव्य को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखो जीव द्रव्य देखिए, जीव द्रव्य में एक सबसे बड़ा कोशिकांग है ये केंद्रक। इस केंद्रक को निकाल देते हैं तो इस केंद्र को बाहर कर देते हैं, ये केंद्रक। अब केंद्र को निकाल दिया ना, तो जो भी इसके अंदर अब जो पदार्थ जो मैटर बच गया उस मैटर को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, अब ये साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो कहने का मतलब है साइटोप्लाज्म में जब केंद्रक उपस्थित होता है तो उस बनने वाली मैटर को हम जीव द्रव्य कहते हैं, जो कि जीवित पदार्थ ही होता है। या जीवित पदार्थ जैसे जीव द्रव्य में से हम केंद्र को हटा दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म प्राप्त हो जाता है। केंद्र के आपको बताइए, केंद्र के इसके चार मुख्यतः चार भाग होते हैं। जैसे इसकी एक तो होती है केंद्रक झिल्ली, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा रहता है।
इसके अंदर राइबोसोम की उप इकाइयाँ बनाने वाली केंद्रिका होती है और इसके अंदर हमारे गुणसूत्र जो कि क्रोमेटिन जाल के रूप में पड़े रहते हैं। तो ये हमारे केंद्र के भाग हैं। अब साइटोप्लाज्म में चलते हैं। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म है वो एक झिल्ली के समान पदार्थ है, झिल्ली समान पदार्थ, अर्ध ठोस हम इसको कह सकते हैं। तो इसमें देखिए, एक तो इसमें सबसे इसका जो घटक है वो सबसे ज़्यादा इसमें होता है पानी, और पानी के अंदर घुले हुए पदार्थ या आयन, और इसके अंदर ये तैरते हुए विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य को हम देखें तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। जो इसका पार्ट है यानी जो जल है, जल में घुले हुए आयन है, या जल के अंदर जो घुलनशील पदार्थ है जो पूरी तरह से जल में घुले हुए हैं, वो पार्ट जिसमें मुख्यतः पानी होता है, जो इन सब को घोलने का काम कर रहा है, पानी, आयनों को और घुलनशील पदार्थ को। तो इस प्रकार के मैटर को, कोशिका द्रव्य के इस भाग को हम कहते हैं हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म कह देते हैं इसको, या इसको साइटोसोल भी कह देते हैं, या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। ये इसको हम कहते हैं ग्राउंड प्लाज्म भी कह देते हैं, या इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, जो कोशिका के अंदर भरा हुआ वो फ्लूइड, या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, या हाइलोप्लाज्म, या साइटोसोल, या ग्राउंड प्लाज्म। इस जो जल और जल में घुले हुए जितने भी मैटर है उसको हम हाइलोप्लाज्म, या साइटोसोल, या साइटोप्लाज्मिक मैटर, या ग्राउंड प्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा जो मैटर बच गया, यानी हाइलोप्लाज्म में पाई जाने वाली रचनाएं क्या कहलाएगी? ट्रोफोप्लाज्म। उनको हम कहेंगे ट्रोफोप्लाज्म कहेंगे उनको। जैसे ये नाम से ट्रोफो का ट्रोपिक मतलब पोषक, इसमें पोषक पदार्थ मतलब न्यूट्रिटिव पदार्थ और वेजिटेटिव पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये तो हमने इसको अलग कर दिया। अब कोशिका द्रव्य के जो हाइलोप्लाज्म उसके अंदर जो बच गया वो ट्रोपोप्लाज्म है। अब इस ट्रोपोप्लाज्म की बात करें तो इसमें भी दो तरह के मैटर होता है इसके अंदर। तो एक तो होगा इसमें सजीव इसका सजीव पदार्थ होगा, या जिसको हम कहेंगे कोशिकांग। इसमें जो सजीव पदार्थ रहेगा या सजीव अंतर वस्तुएं, लिविंग, इसको इनक्लूजन बोलेंगे, लिविंग इंक्लूजन्स, जिनको कोशिकांग भी कहते हैं। और कोशिकांग सजीवों को उठाने के बाद जो बच गए वो सारा का सारा क्या बच गया? निर्जीव पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। ये नॉन लिविंग होता है। अब इसमें भी नॉन लिविंग की या निर्जीव पदार्थ की बात करें तो इसमें कुछ पदार्थ तो जैसे संचित रहते हैं, इसके अंदर संचित पदार्थ रहते हैं। कुछ कोशिका है वो स्रावित भी करती है, और कोशिका जब काम करती है तो कुछ हानिकारक उत्सर्जित पदार्थ भी बनते हैं। तो ये 3 प्रकार का हो सकते हैं निर्जीव पदार्थ। संचित पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, या वसा हो सकती है। स्रावी पदार्थ में जैसे कोई एंजाइम हो सकता है, या जैसे पौधे मकरंद का स्राव करते हैं। उत्सर्जित पदार्थ के अंदर कोई गोंद हो सकता है, या रेजिन हो सकता है। इसके अलावा कोई एल्कलॉइड हो सकता है। तो इस तरह के ये उत्सर्जित पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो कोशिकांग बच गए वो कोशिकांग भी अगर उनकी अपन संरचना देखें और बाह्य आवरण देखें तो उनके आवरण भी अलग अलग होते हैं। कुछ कोशिकांग होते हैं जो दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त। कुछ एकल झिल्ली युक्त होते हैं जिन पर एक ही झिल्ली पाई जाती है, और कुछ पर कोई झिल्ली नहीं होती, तो वो बिना झिल्ली वाले होते हैं, बिना झिल्ली वाले। दोहरी झिल्ली को जिसको अपन कहते हैं डबल लेयर्ड, और एकल झिल्ली वालों को कहते हैं सिंगल लेयर्ड, और बिना झिल्ली वालों को कहते हैं विदाउट लेयर्ड।
तो इस तरह के 3 प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। अब हम इन सारे कोशिकांगों की बात करते हैं जो दोहरी झिल्ली से गिरे हुए हैं या सिंगल लेयर से गिरे हुए हैं और जो बिना झिल्ली वाले हैं। तो हम ये सारी पादप या जंतु कोशिका कोई भी उनके सारे कोशिकाओं को देख लेते हैं। जो दोहरी झिल्ली वाले हैं, दोहरी झिल्ली से गिरे हुए, वो दोहरी झिल्ली से कौन कौन हो सकते हैं? जैसे एक तो हमारा सबसे बड़ा जो कोशिकांग है वो केंद्रक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। इसके अलावा जो लवक होते हैं, लवक जैसे हरित लवक है, हरित लवक, तो ये सब क्या होते हैं? इन पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिन पर एक ही झिल्ली पाई जाती है, वो एकल झिल्ली वाले या एकल आवरण वाले कोशिकांग होते हैं। जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, ये है गोल्जिकाय, गोल्जिकाय हो या पादपों की डिप्टियोसोम हो। इसके अलावा जैसे लाइसोसोम, लाइसोसोम हो, लाइसोम जंतुओं के, और पादपों में जैसे हो गया स्फीरोसोम, ये भी एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। इसके अलावा जैसे ग्लाइओक्सिसोम हो गया, ग्लाइओक्सिसोम प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा रिक्तिका हो गई, रिक्तिका एक प्रोक्सिसोम कोशिकांग भी एकल झिल्ली युक्त होता है। रिक्तिका भी एकल झिल्ली युक्त है और इसको हमने क्या कहा था? इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा था, इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा जैसे अपने अंदर पक्षमाभ कोशिका में पक्षमाभ और कसाब भी पाए जाते हैं। ये कसाब तो लंबे और बड़े होते हैं और पक्षमाभ छोटी छोटी संरचना युक्त होती है। तो ये भी सिंगल लेयर्ड होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक परत से घिरे हुए होते हैं। इसके अलावा अगर अपन एक इस प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो ये भी सिंगल लेयर्ड ही होता है, ये भी सिंगल लेयर्ड होता है। कुछ बिना झिल्ली वाले कोशिकांग की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? तो उनमें देखिए, एक तो राइबोसोम, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम सबसे छोटे कोशिकांग जिनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन, इनका मुख्य काम प्रोटीन का निर्माण करना है। तारककाय, तारककाय जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ये भी बिना झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। इसके बाद एक कोशिकांग होता है काइनेटोसोम, छोटे कोशिकांग, वो भी बिना झिल्ली वाला होता है। सूक्ष्म नलिकाएं जो पादपों में तर्कतंतु बनाने के काम आती है, सूक्ष्म नलिकाएं या कसाव या पक्षमा बनाने के काम आती है, वो भी बिना झिल्ली वाली होती है। कुछ जंतु कोशिका में सूक्ष्म तंतु पाए गए, वो भी बिना झिल्ली वाले होते हैं। केंद्र के अंदर केंद्रिका है, वो भी बिना झिल्ली वाली पाई जाती है। इसको राइबोसोम की फैक्ट्री बोलते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री। और राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम तो है प्रोटीन की फैक्ट्री, और राइबोसोम की फैक्ट्री कौन है? केंद्रिका, क्योंकि केंद्रिका राइबोसोम की इकाइयों का निर्माण करती है। इसके अलावा जैसे हम केंद्र के अंदर जब कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन गुणसूत्र में बदल जाता है, तो इन गुणसूत्र के अपन देखें तो ये गुणसूत्र भी है वो बिना झिल्ली वाले ही कोशिका के एक अंग होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं की बात कर लेते हैं। जैसे एक नाम है मेटासोम, मेटासोम ये क्या होते हैं? कुछ एक कोशिकीय यूकेरियोट होते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोट हैं और जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। तो उनमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका अभाव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव, तो उनमें मेटासोम्स पाए जाते हैं। एक उसके यूकेरियोट जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, उनमें कौन पाए जाते हैं? मेटासोम। ये भी डबल लेयर्ड कोशिकांग होते हैं जो कुछ ही एक कोशिकीय यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं। एक कोशिकांग और है जिसको कहते हैं अपन
जीनोसोम, हाइड्रोजीनोसोम, हाइड्रोजन इसके अंदर है। तो ये भी कुछ एक कोशिकीय यूकेरियोट के अंदर पाए जाते हैं, एक कोशिकीय यूकेरियोट में मिलेंगे। और इनका जैसे नाम से स्पष्ट है, इनका मुख्य काम हो गया एनर्जी व हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सहायक होते हैं। ये भी डबल लेयर्ड होते हैं, डबल लेयर्ड होते हैं। तो हमने एक पूरी पादप कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंगों के बारे में पढ़ा है। इस तरह से पूरे एक पादप कोशिका के ये सारे अंग होते हैं, या जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, उसमें ये तमाम प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जंतु कोशिका हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, बाकी जो हमने ये दोहरी झिल्ली और एकल झिल्ली वाले कोशिकांग पढ़े, ये इस तरह से हमारे कोशिका के अंदर ये कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ विशेष प्रकार की और बता देता हूँ आपको कि जैसे आपको बताया गया कि जीवद्रव्यक जिसको हमने कहा था प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्लांट सेल माइनस सेल वॉल को उठा दिया, तो ये क्या हो गया? प्रोटोप्लास्ट हो गया। और प्रोटोप्लाज्म, इसको अपन कह रहे हैं जीव द्रव्य, ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। उसके अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस रहता है, तब उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और साइटोप्लाज्म किसे कहेंगे? यदि हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दें तो हम उसको क्या कह देंगे? साइटोप्लाज्म। तो ये जैसे प्रोटोप्लास्ट है या प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है, इसको हम हिंदी में कोशिका द्रव्य भी कह रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से पाया जाता है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हिंदी मीडियम के अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका तुरंत मैसेज प्राप्त हो जाए। ओके।